नाज़रीन, भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पूंछ का इलाका जहां पर हुर्रियत पसंदों ने एक भारतीय फौजी काफिले पर हमला किया, इसका इल्ज़ाम फौरी तौर पर भारत ने पाकिस्तान पर लगा दिया है। बुखारी साहब, ये तो हमने देखा है कि ख़ास तौर पर जो बीजेपी, जो एक इंतहा पसंद जमात है, सियासी जमात है भारत की, उसने हमेशा इलेक्शन में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो एक सेंटिमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है, इस सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया है और ये सेंटिमेंट इस्तेमाल हुआ भी है। प्रैक्टिकली जो है वो इसी वजह से किया जाता है कि वहाँ पर ये कामयाब हो जाता है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें ये तासुब मौजूद है। तो फिर किस तरह से करके ये जो भारत है वो सेकुलर होने का नारा लगा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के सेकुलर होने के हवाले से मेरे ख्याल से अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जो गांधी की फ़िलासफ़ी थी उसको तो अब मेरे ख्याल से दफन हुए भी बहुत अरसा हो गया है। मुझे कोई वहम इस बारे में नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिकल लिखे गए और ज़िम्मेदार लोगों ने कहा कि गांधीज़ फ़िलासफ़ी वॉज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट फुलिश आइडिया। तो वो अहिंसा की पॉलिसी हो या सेकुलर होने का नारा हो, ये तो दम तोड़ चुका मेरे ख्याल से। जब से कांग्रेस की हुकूमत गई है और बीजेपी इक़्तिदार में आई है तो उसने ये जो एक मिथ थी, जो एक फ़िलासफ़ी थी, उसका खात्मा कर दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान आदी है, उनका ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा सौदा इलेक्शन में जो बिकता है वो है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी, और इसका वो कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है। लेकिन एक मेरे ख्याल से अगर आप जनरल एक हम थोड़ा सा जायज़ा ले लें तो वहाँ बसने वाली ना तो अक़लियतें महफूज हैं और ना ही खुद भारत महफूज है, इसलिए कि उस भारत में 26 के करीब अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, बल्कि आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। अगर मैं कहूँ खालिस्तान और कश्मीर तो दो बड़ी मूवमेंट हैं जिसके बारे में आंखें बंद की ही नहीं जा सकती, इसलिए कि लाखों की तादाद में लोगों ने जानों के नजराने पेश किए हैं और एक तवील अरसे से 75 साल से ये तहरीक चल रही है। कश्मीर के अंदर जो कुछ भी भारत ने अब तक किया है वो सारा इन्फ्लुएंस्ड है फ्रॉम इजराइल। अगर आपको याद हो 1989 में जो कश्मीर में दूसरा इंतफादा शुरू हुआ था, इंतफादा इज़ ए फ़लस्तीनी टर्म, जब आप दोबारा से नए सिरे से एक पूरी कुव्वत के साथ जंग का आगाज़ करते हैं तो उसको वो इंतफादा कहते हैं। 1989 में सेकंड इंतफादा शुरू हुआ जिसमें फिर वानी जैसे लोग जो हैं वो सामने आए। तो उस वक्त ये हुआ था कि गुलेलों के ज़रिए भारतीय फ़ौजियों के छक्के छुड़ाए जाते थे, अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉल करेंगे, वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इससे यही कुछ फ़लस्तीन में हो रहा था। लिहाजा मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिंदुस्तान ने इजराइल से मशीर मंगाए थे जिन्होंने हिंदुस्तान की कश्मीर में तैनात फ़ौज की ट्रेनिंग की थी कि इनसे कैसे निपटें, इनको टॉलरेट ना करें, इनको बर्दाश्त ना करें, वहीं इनका ख़ात्मा करें। उसके बाद से हमने देखा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ऑलमोस्ट पागल हो गई। जहाँ उनको वो अपने साए से डरने लगे और जहाँ उनको ख़दशा होता था वहाँ वो अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को शहीद कर देते थे। तो ये सारा इन्फ्लुएंस जो है ये इजराइल का है जो कश्मीर में जिस पर कारबंद है वो। हैविंग सेड दैट, इल्ज़ाम तराशी जी, ये पूरी एक सीरीज़ है। यानी वहाँ उसके बारे में एक शख्स ने बहुत खूब कहा, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अगर किसी की हवा भी सरक जाए तो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं अगर आप इजाज़त देंगी तो। आप देखिए 25 जनवरी को अपने रिपब्लिक डे से कबल और 26 जनवरी को रजौड़ी में G20 इजलास के मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए और आंखें बंद करके उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया गया। ये मैं आपको हालिया वाक़यात बता रहा हूँ। उसके बाद 21 मई को पूंछ में और 14 सितंबर को अनंतनाग में और 28 अक्टूबर को नीलम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए और धड़ाक से बगैर किसी तहकीक के, बगैर सोचे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया। आपने जिसका जिक्र किया था 5 अक्टूबर को भारतीय मेजर ने फायरिंग कर 5 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, अपने मेजर के बारे में कह रहे हैं कि ही वाज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ पाकिस्तान। लानत है। एनीवे, इसके बाद जनाब आप देखिए 2019 में एक साजिश के जरिए पुलवामा में, जिसका आपने इब्तिदा में तज़किरा किया, भारतीय फौजी काफिले पर हमला करवाया, अपने 40 फौजी मार दिए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे। यानी ये इतना डीप इनटू इंडिया ये सब कुछ हो रहा है कि एक आम फहम आदमी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान से आने वाले जो
जिनको वो घुसपैठिए कहते हैं, वो इतना लंबा ट्रैवल कर जाएंगे एक ऐसी सरहद से गुजर के जो फेंस्ड है, जहाँ पर हर 1 किलोमीटर के बाद एक दूसरा टियर है यानी सिक्योरिटी का, उसको क्रॉस करके डूब मरना चाहिए। फिर वहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तानी फ़ौज को बिल्कुल डूब मरना चाहिए कि 7 से 8 लाख फ़ौजी वहाँ इतनी सी आबादी को कंट्रोल करने के लिए हैं, और फिर कहते हैं कि इतनी पेनिट्रेशन पाकिस्तान को है तो उसकी फ़ौज क्या कर रही है वहाँ पर। ये एक और मंजरनामा है। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि मोदी साहब तशरीफ़ ले गए थे बांग्लादेश, ढाका गए थे वो, और मौका था ये जो उनका आज़ादी का सालाना वो तकरीब होती है उसमें, तो इन्होंने इंतहाई ढिठाई से कैमरे पर, इसकी वीडियो मौजूद है, इन्होंने इकरार किया कि मुक्ति वाहिनी जो है वो हिंदुस्तान ने बनाई थी और मैं उसका हिस्सा था, और वो इंतहाई ढिठाई से वो इल्ज़ाम जो है वो इनाम जो है वो उन्होंने वसूल किया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए, पाकिस्तान की बर्बादी के लिए कोई मौका हिंदुस्तान की क़यादत अपने हाथ से जाने नहीं देती है। हालांकि जो बांग्लादेश का वाक़या है वो बीजेपी के इक़्तिदार में आने से पहले का है। इसका मतलब ये है कि मोदी साहब उस वक्त भी मुक्ति वाहिनी का हिस्सा थे, ये इकरार है। ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो फिर हमें ये ध्यान में लाना होगा ज़रूर कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो जाए उसका इल्ज़ाम वो हम पर धरेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए, एक तो मैंने कहा कि जब से इंतफादा 2 शुरू हुआ है कश्मीर में, दुनिया जहान में उसके इमेजेस जा रहे हैं। अब किसी जगह होने वाला जुल्म जो है उसको छुपाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें चाहिए ये कि हम इसके लिए डिप्लोमेसी जो है उसको बुनियाद बना के दुनिया भर में ये मैसेज फैलाएं कि हिंदुस्तान इस खित्ते में क्या कर रहा है। हमें सिर्फ एक मामले में कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि ये मरा जा रहा है हिंदुस्तान परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बनने के लिए, कि 6ठा मेंबर हमें बनाएं। मेरे ख्याल से द क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान डिप्लोमेसी, चाहे वो रजीम नवाज शरीफ की थी, चाहे वो मुशर्रफ की थी, चाहे वो इमरान खान साहब की थी, जिसकी भी थी, ये क्रेडिट उन सब हुकूमतों को जाता है कि उन्होंने इसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बनने दिया है। इस एक मामले पर सब एक सोच ये थे एक चूके, लिहाजा ये नहीं हुआ। अब भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत जितनी भी है वो कश्मीर के हवाले से एक पेज के ऊपर आ जाए, ताकि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हमारे डिवीज़न का फ़ायदा उठाया जा रहा है, हम एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमें अपनी कॉजेज़ का इदराक ही नहीं रहता। कश्मीर के मामले में जिस तरह की खामोशी है वो सबके सामने, सबको अपने अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है। तो बुखारी साहब, ये तो एक ऐसा सेंटिमेंट है जो वहाँ पर हर दफ़ा इस्तेमाल होता है, और मजहबी तासुब को जिस तरह से हवा दी जा रही है, हिंदुत्व का जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है और उसको उसकी बाकायदा उसकी पेनिट्रेशन की जा रही है, तो ऐसे में जो वो अक़लियतें जो भारत में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है अक़लियतों की, बहुत बड़ी तादाद है, तो ऐसे में तो भारत और मज़ीद तकसीम की तरफ नहीं बढ़ेगा। देखिए, भारत के टुकड़े होने में कोई मुझे डाउट पहले रहा था ना अब है। मैंने कहा ना कि जब इतनी तहरीकें चल रही हों आज़ादी की, तो उसका कोई ना कोई नतीजा तो ज़रूर निकलेगा। देखिए, हमारे पास बेपनाह जवाज़ मौजूद हैं। कलबूसर, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन नेवी, वी कॉट हिम रेड हैंडेड इन बलूचिस्तान। वो वहाँ आए थे सी पैक को तबाह करने के लिए। सी पैक आपको पता है दुखती रग है उनकी, वो मौत पड़ती है उनको ये नाम सुन के। अजीत डोवल साहब जो हैं वो उसको तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमारे सामने है। हमें इसका तदारक करने के लिए डिप्लोमेसी की जंग भी लड़नी है, हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पर मजबूत भी करना है, हमें अपने दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा बुज़दिल दुश्मन जो है वो हमेशा छुप के वार करेगा, हमेशा नाजुक वक्त के इंतज़ार में रहेगा। मेरे ख्याल से इसके लिए तमाम हमारी जो नेशनल लीडरशिप है उसको एक पेज के ऊपर होना चाहिए, तभी हम मोदी जैसे बुज़दिल दुश्मन की जो साजिशें हैं उसका बुज़दिल और इंतहा पसंद दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकते हैं।